साथियों नमस्कार। आज मैं ओटीएस पर सेकंड एपिसोड बना रहा हूँ। इसमें 4-5 एपिसोड बनाऊंगा जिससे कि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आज मैं बात करूंगा, अभी मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि बैंक ओटीएस क्यों करता है। अब बात करते हैं कि ओटीएस तय कैसे होता है कि मुझे इस व्यक्ति से इतना रुपया लेना है। एक ही साथ दो बारोवर यानी कि खाता लोनी ने लोन लिया, एक साथ 10-10 लाख रुपए दोनों ने लिए, एक ही दिन लिए, बट किसी को 6 लाख रुपए की छूट मिल गई, किसी को 4 लाख की छूट मिल गई। ऐसा क्यों? तो ये जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। तो चलिए चलते हैं कि ओटीएस तय कैसे होता है। तो देखिए, ओटीएस के कम से कम 7 फैक्टर्स हैं जिनको बैंक उन फैक्टर्स पे बात करता है और चलता है और ऑब्जर्व करता है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि जो आपके ऊपर कर्जा ब्याज सहित है, जब एनपीए हुआ था उसको हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट, क्योंकि एनपीए डिक्लेयर होने के बाद सामने आपकी स्टेटमेंट में ब्याज लगना बंद हो जाता है। लेकिन जब बैंक से बात करोगे तो बैंक आपको ब्याज सहित कंप्लीट उस दिन तक का बताएगा जिस दिन आप पूछ रहे हो बैलेंस। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं, रिकवरी वैल्यू देखेगा बैंक। यानी कि आपके ऊपर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया और आपके ऊपर ब्याज सहित 12 लाख रुपए हो गया है, तो बैंक 12 लाख पर डिस्कशन करेगा कि हमको कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा हमें पैसा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि एनपीए में जब एनपीए हुआ तो आपने पैसा दिया नहीं, बैंक ने आरसीबी काट ली, सब कुछ कर लिया, सारे जतन कर लिए, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, आप बेईमान नहीं हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप गलत नहीं हैं, आपने किसी न किसी परिस्थिति बस बैंक का पैसा, जब आपके अच्छे दिन थे तब बैंक ने आपको पैसा दिया, और आज आपका वक्त बुरा है इसलिए आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं पैसा देना। तो ये एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आप बेईमान नहीं हैं, आपकी स्थितियां बदल गई हैं आज, इसलिए। तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 12 लाख रुपए हो गया। अब बैंक चाहता है कि मुझे 12 लाख में 11 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए। बैंक कोशिश ये करेगा। बैंक ये नहीं देखता है कि कितना बकाया, बैंक ये देखता है कि हमें कितना बकाये के अगेंस्ट मिल जाएगा। बैंक के कहता है कि आज अगर मैं वसूली करूं तो कितना निकल जाएगा। सिक्योरिटी वो ये भी देखता है कि मान लो आपने कोई लोन ऐसा लिया जिसमें आपकी प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। भाई लोन तो बहुत तरीके के बैंक में होते हैं, एक गवर्नमेंट गारंटी लगती है, वो लोन होता है, बिजनेस लोन होते हैं, एक वो लोन होता है जो मकान बनाने या मकान गिरवी रख के आपने लोन लिया, वो सिक्योर लोन हो गया, और एक वो लोन होता है जहां पर आपको कोई सिक्योरिटी गारंटर नहीं दिया, आपका कोई भी चीज गिरवी नहीं है, लेकिन आपने लोन ले लिया। ज्यादातर वो कैश लोन होता है जिसको हम पर्सनल लोन भी कहते हैं, या क्रेडिट कार्ड, ये भी एक लोन है। तो अगर आप बैंक ये देखता है कि जिसके ऊपर ब्याज से 12 लाख रुपए मेरा है और उसकी जो प्रॉपर्टी मेरे पास है उसकी आज की वैल्यू जो है, अगर गिरवी रखी है प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए या 8 लाख रुपए है, यानी वसूली ब्याज सहित से कम की वैल्यू, मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी की है, ऐसे केस में बैंक कोशिश करेगा कि आपसे हम नेगोशिएट करें। दूसरा होगा कि उसमें गारंटी, यानी गारंटर जो दिया गया, जिसने साइन किए, मैं अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो उस पे उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उससे भी पैसा नहीं मिल सकता। या हो सकता है कि मशीनरी, यानी कोई ऐसा कोई प्लांट जो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें जो रखा हुआ सामान मशीनें हैं उसकी भी कॉस्ट नहीं है, ये भी कारण है। अगर वैल्यू गिर चुकी है, बेचने में समय लगेगा, बैंक ये सोचता, ये सारे फैक्टर्स हैं। बैंक आपसे मोलभाव जब करता है, जब उसे लगता है कि जो भी चीजें हैं अब सब सारे दरवाजे बंद हो गए मेरे पास, मतलब जो जिस पे हमने माल दिया था उस माल की वैल्यू नहीं है, कि हम बेचेंगे कहां जाके। मान लो कोई किराना की शॉप है, अब हम परचून का सामान क्या करेगा बैंक?
या जूते चप्पल की दुकान है, जूते चप्पल क्या करेगा? या मशीनरी भी है, तो चलिए हमने मान भी लिया उसकी वैल्यू बराबर है, तो हम कहां ले जाएंगे? कोई कपड़े की शॉप है, हम उस कपड़ों का करेंगे। बैंक बिजनेसमैन नहीं है, बैंक ने बिजनेस के लिए पैसा दिया है। वो बात अलग है कि ऑफिशियली लिखा जाता है कि ये सब गारंटी में, वो गारंटी में होती है, कई बार ताला भी डाल देता बैंक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसमें बैंक ये कहता है अब इन चक्रों में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा, कोर्ट कचहरी होगी, नोटिस होंगे, और वकील हमें भी करना है, यानी कि बैंक को भी करना है, उसमें भी खर्चा है, वकील को भी फीस देनी है, पेपर फॉर्मेलिटी करनी है। वो कहता है अच्छा है कि हम ओटीएस ले लें। अब तय कैसे होगा? ये तो ठीक बात है कि सारी बातें हैं जो मैंने बोली हैं, यही तय करता है कि इस सिचुएशन कि बैंक के पास कोई रास्ता बचता नहीं है। हाँ, ध्यान ये रखिएगा कि यदि आपकी प्रॉपर्टी, प्लॉट, मकान, फैक्ट्री, बिल्डिंग, कुछ भी अगर गिरवी रखा है, प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि हमने जो कर्जा लिया ब्याज सहित और जो आपके पास आपने प्रॉपर्टी गिरवी दी थी उसकी वैल्यू, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो बैंक फिर प्रॉपर्टी तो बेच देगा। मशीनरी और उस पर रखा हुआ सामान तो बाद का विषय है, लेकिन वो प्रॉपर्टी से ही पैसा कमा लेगा, तो आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। अब बात आती है प्रोविजन कितना किया गया। मान लो हमने 10 लाख रुपए आपसे बकाया लिया था, मतलब लोन लिया था, तो हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि एनपीए जब वसूली नहीं हो पाती है और ब्याज सहित, तो 10 लाख रुपए के लोन पर हमें प्रोविजन 6 लाख रुपए करना पड़ गया। तो बैंक ये सोचता है कि 6 लाख तो मेरे ये चले गए, 10 लाख वो चले गए, ब्याज मिला नहीं, तो मेरा तो पैसा 16-20 लाख रुपए फंस गया। इसलिए बैंक आपसे 4 से 5 लाख, यानी कि मूलधन 10 लाख था, ब्याज लगा के 15 लाख हुआ, लेकिन बैंक कहेगा चलिए हम मूलधन का 50%, 60% ले लेते हैं। तो ऐसे 4 से 5 लाख रुपए में वो ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट ऑफर कर सकता है, या आप अपनी परेशानी बताकर कम करा सकते हैं। बट बैंक कम वही करेगा जो उसकी पावर में होगा। अब बात आती है कि केस का लीगल स्टेटस क्या है। हो सकता है बैंक ने कोई मुकदमा कर रखा हो, या बैंक अभी नोटिस के स्टेज में है, यानी कि अभी प्रोसेस में है। एक पहले तो होता है 1, 2, 3 किस्तें आपकी ब्रेक होती हैं, 3 किस्तें जैसे ही 90 दिन पार होता है वैसे ही आपका एनपीए हो जाता है। बैंक धड़ाक से आपको एक नोटिस सर्व कर देता है कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। ये एक प्रक्रिया है, ये एक लीगल प्रोसेस है जिसको बैंक ऑप्ट करेगा। तो आपको बैंक ये देखता है कि आप किस स्थिति में हैं, तो वो बैंक अभी नोटिस सर्व किया या मुकदमा चल रहा है। नोटिस सर्व करेगा, मुकदमा तो बात की बात है, बहुत लेट आता है, लेकिन नोटिस सर्व करेगा। अब या ओटीएस की स्थिति में वो जा सकता है, कोर्ट में चल रहा है, डीआरटी में चल रहा है, या सरफेसी में चल रहा है। ये जितनी चीजें चल रही हैं उन चीजों को वो नापता तौलता है कि हमें सबसे ज्यादा फायदा कहां से मिलेगा, क्योंकि इन चीजों में भी खर्चा है, चाहे वो कोर्ट हो, डीआरटी हो, सरफेसी हो, या रिकवरी, किसी को एजेंट को भेजना है, रिकवरी को चार्जेस देने हैं, वकील के नोटिस हैं, इन सब में खर्चा आता है। पैसा मुझे मिला नहीं, खर्चा मेरे बढ़ गए, तो बैंक तब स्थिति में आता है ओटीएस कराने के लिए कि भैया ओटीएस करो, जितना मिले उतना ही अच्छा है। बैंक जानता है अब पैसा जल्दी नहीं आएगा क्योंकि हम लीगल में चले गए। हम का मतलब बैंक, मैं जब भी आपसे हम की बात करूं तो आप उसे बैंक ही समझें। तो अगर फिर बैंक सोचता है कि यार चक्कर में पड़ेंगे और पैसा कुछ मिलना नहीं, जब हम लीगल में ही चले जाएंगे, तो कस्टमर भी कहेगा ठीक है मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में है, डीआरटी में है और सिविल कोर्ट में है, कहीं पे भी है, तो आप वहीं पर फिर मेरा वकील बात करेगा, तो मामला खत्म, दरवाजा बंद। अब बैंक कस्टमर के पास जाएगा नहीं, तो वो कहता है बेटर है कि ओटीएस करा लिया जाए। ये सारे फैक्टर्स मैं बता रहा हूं कि बैंक कब और क्यों ओटीएस करता है। अब बारोवर की कई बार फाइनेंशियल स्थिति ये भी कारण है कि बारोवर की फाइनेंशियल स्थिति नहीं है, उसका वो वाकई में वित्तीय कमजोर हो चुका है, बिजनेस बंद हो चुका है, बीमारी हो चुकी है, अब वो मजदूरी करने लगा है, उसकी उतनी इनकम नहीं है। तो बैंक जो है वो मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाता है
अरे तुम साहब, वो दिल से नहीं सोता, क्योंकि वो भी एक नौकर है। वो प्रैक्टिकल अप्रोच करता है, यानी कि वो देखता है कि यार स्थिति ये है, हमें पैसा नहीं मिलेगा, मुझे अपना पैसा कैसे मिलना है। तो वो देखता है, अगर वो नहीं मिल सकता है, बहुत स्थिति खराब है, तब वो कहेगा चलो जो भी उसके पावर में होगी उस हिसाब से वो काम करेगा। टाइम, पैसा कितने साल में फंसा है, अब ये भी मैटर करता है कि पैसा मेरा कितने सालों से फंसा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि बैंक जल्दी से जल्दी एनपीए के बाद पैसा रिकवरी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितनी जल्दी वो रिकवरी करेगा अधिकतम राशि मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपए मैंने दिया था, 2 लाख ब्याज हो गए, 12 लाख, तो बैंक को हो सकता है कि 12 का 12 मिल जाए या 11 मिल जाए, यानी कि जो वसूली का रेशियो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंक वसूल करेगा और फायदे में रहेगा। लेकिन बैंक ये भी देखता है कि अब टाइम बैंक को 1-2 साल हो गए तो बैंक इंतजार करेगा, 5 से 10 साल हो गए, वो कहेगा यार अब पैसा तो मिलना मुश्किल लग रहा है, जो मिल रहा है भैया वही ले लो। यानी कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वसूली जितनी लेट होगी कस्टमर को उतना फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, वसूली 2, 4, 5 साल, 10 साल हो गए, जितना टाइम लेट होगा पैसा उतना ही आपको कम देना पड़ेगा बैंक को। बैंक दबाव में है, वो सेटलमेंट करना चाहता है कम से कम में। हो सकता है आपका टोटल डिमांड, टोटल ब्याज सहित लगा के हो सकता है वो 20% में कर दे, हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कुछ तो मिले, क्योंकि उधर प्रोविजनिंग बढ़ रही उसकी। अगर वो 5 साल क्रॉस कर गया, लोन ने पैसा नहीं दिया, तो प्रोविजनिंग 100% तक जा सकती है, यानी कि 12 लाख के बदले 12 लाख रुपए बैंक को अपनी बचत से देना पड़ेगा। तो उसको तो 24 लाख देना, उस 12 लाख को बचाने के लिए वो क्या करेगा, ओटीएस करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं जब उसका ओटीएस सेटलमेंट प्रॉपर या उतना नहीं हो पाता तो कहता मैनेजर साहब नहीं मान रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैनेजर साहब खुद चाहते हैं कि ये ओटीएस में चला जाए, लेकिन सब कुछ मैनेजर के हाथ में नहीं होता है। ध्यान रखिए साथियों कि बैंकों में भी कमेटियां होती हैं, हेड ऑफिस में, रीजनल ऑफिस में, आंचलिक कार्यालय में। तो वो कमेटी होती है, उसमें 5, 4, 5, 10 लोग होते हैं। वो ये तय करते हैं कि ये केस कैसा है, उसमें सारी रिपोर्टें बैंक अपनी लगाता है और ये बताता है कि कस्टमर की वित्तीय स्थिति कैसी है, यदि कोई बीमारी है, यदि बैंक आपसे कोई पेपर मांगता है, कोई सबूत मांगता है बीमारी का किसी भी तरीके का, तो आप दे दीजिएगा। बैंक अपनी रिपोर्ट लगा के और कमेटी को भेजता है आंचलिक कार्यालय में, जिसको हम रीजनल ऑफिस भी कहते हैं। वहां पर कमेटी सारे फैक्ट्स देखती है और फिर जो है उस पर तय करती है कि हम आपको ओटीएस में कितना छूट दें। ये ब्रांच मैनेजर नहीं करता है, ये कमेटी तय करती है। इसलिए आप लोग हमेशा मैनेजर को ही खराब न माने, क्योंकि मैनेजर ये बोल नहीं सकता है और हर बात आपको बताई नहीं जा सकती। ये कहना कि मैनेजर, मैंने बार बार कहा कि ये कहना कि मैनेजर मान नहीं रहा, ये आधा सच है। सबसे बड़ा झूठ जो लोग मान लेते हैं, बैंक से लड़ोगे तो ओटीएस सस्ता मिलेगा, यानी कि हम जितना दबाव मैनेजर के ऊपर डालेंगे, जितनी हम लड़ाई करेंगे, जितना हम उल्टा सीधा गालियां देंगे, झगड़ा करेंगे, किसी नेता को ले आएंगे, तो किसी मुअज्जिज आदमी को ले आएंगे, प्रभावशाली व्यक्ति को ले आएंगे, अप्रोच लगाएंगे, तो बैंक कहेगा कि यार चलो ठीक है, हम इनके कहने पर हम बहुत कुछ छोड़ देते हैं। ऐसा सच नहीं है। लड़ाई भिड़ाई नहीं करनी है, आपको अपनी बात करनी है। एक बात और ध्यान रखना कि रिकवरी एजेंट, आप लोग सोचें कि चलो हम रिकवरी एजेंट, मीडिएटर, दलाल, जिसको हम कई बार लोकल भाषा में बोलने लगते हैं, हम लोग मीडिएटर या बैंक की तरफ से एजेंट आजकल चलते हैं रिकवरी के लिए, उनसे बात करेंगे तो मेरा सस्ता हो जाएगा। इन चक्करों में मत पड़े, आंख कान खोल कर ही काम करें और अपने सही से अपना ओटीएस कराएं। यही सच्चाई है। एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि आपका लोन, मैंने ये सारी प्रोसेस बताए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपका लोन कितना साल पुराना है। क्या आप भी या आपके जानने वाले का भी ऐसे ही कोई स्थिति है या इस दलदल में फंसा हुआ है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी से जल्दी हम आपको रिप्लाई भी जल्दी से जल्दी करेंगे।
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और नेक्स्ट ओटीएस पर सीरीज देखने के लिए इंतजार करिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा ओटीएस पर एक नया एपिसोड लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।